हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टीम बिल्डिंग प्रोसेस की एंड टीम के अंदर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स की एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की। तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपने हमेशा ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है उसमें क्लाइंट हैंडलिंग एंड अदर एसओडब्ल्यू प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट समझने के साथ साथ एक सबसे मेजर और क्रिटिकल टास्क होता है टीम बिल्ड करने का। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी टीम नहीं है तो प्रोजेक्ट डिलीवर करने में हमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत से इश्यूज आते हैं। तो टीम बिल्डिंग करना अपने आप में एक ऐसा टास्क है, ऐसी जॉब है जो एक दिन में नहीं होती। हमें एक विद इन टारगेट हमें ढूंढनी पड़ती है टीम, और अच्छे रिसोर्स ढूंढने पड़ते हैं। उसमें भी और भी इश्यूज होते हैं, किसी का नोटिस पीरियड होता है। अगर हमारा प्रोजेक्ट 1 साल का है, उसमें से अगर हम आज हायरिंग शुरू करते हैं तो 3 महीने किसी नोटिस पीरियड होता है, किसी का 2 महीने नोटिस पीरियड है। तो उसमें इश्यूज आते हैं। बट ठीक है, लेट्स सी कि क्या क्या टीम बिल्डिंग के प्रोसेस होते हैं और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होती है और कैसे हम उनको हैंडल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स स्टार्ट। टीम जैसे आपने कभी ना कभी ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया ही होगा एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, जहां पर आपको एक ऐसा टीम बिल्ड करनी है जो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर पूरी एक्सपर्ट रखती हो। लेकिन कई बार ऐसे रिसोर्स मिलने मुश्किल होते हैं। मैं यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पर कल क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट दिया है। सपोज दैट आपको एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट है जो आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है विद इन 1 ईयर या 6 मंथ। ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर है जो आपको डेवलप करना है। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, लैंग्वेज रिसोर्स चाहिए, जो टेस्टिंग करने के लिए भी सेटअप चाहिए, बहुत सी चीजें चाहिए। अब हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसमें अब तक कई फेसेस होते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ी सी ओवरव्यू लूं तो जैसे क्लाइंट डिस्कशन के बाद डॉक्यूमेंटेशन के बाद एसओडब्ल्यू के बाद टाइमलाइंस, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्लान। अब ये जो टाइमलाइंस है, एसओडब्ल्यू है, क्या डिलीवर करना है क्या डिलीवर नहीं करना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? मैन पावर। ये मैन पावर ही हमारी टीम है जिसको हमें बिल्ड करना होता है और जिसको हमें आगे जाके हेल्प लेनी होती है, जिसकी हमें टीम प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए। तो टीम जब भी हमको टीम बिल्ड करते हैं तो उसमें कई फेस होते हैं। हम जब काम जब हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें शायद ये फेसेस का उतना हम इसको लाइक डिवाइड नहीं कर सकते, या फेसेस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि भाई ये मेरा अभी फॉर्मिंग स्टेज चल रही है या स्टॉर्मिंग स्टेज चल रही है, नॉर्मल स्टेजिंग चल रही है। बट ये फेसेस रहते हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि हर प्रोजेक्ट में रहते हैं और हर टीम में रहते हैं। बट किसी ना किसी, अगर आपकी टीम में 20 लोग हैं या 10 लोग हैं, उनमें से एक दो के साथ ये चीज हमेशा रहती है। तो अगर मैं फेसेस की बात करूं, प्रोसेस की बात करूं, तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ये 5 तरह के फेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। ठीक है, फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा पैरेलल प्रोसेस है। जैसे हम जैसे मैंने बोला कि क्लाइंट डिस्कशन, डॉक्यूमेंटेशन, एसओडब्ल्यू, टाइमलाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये जो काम जब प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा होता है उसी के पैरेलल ही ये टीम बिल्डिंग काम भी चल रहा होता है। कुछ कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं, हम इंटरनल हमें मिल जाते हैं, पुराने प्रोजेक्ट से हम हायर कर लेते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। कई बार हमें बाहर से भी हायर करने होते हैं। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो फॉर्मिंग फॉर्मिंग फेज होता है,
फॉर्मिंग फेज में क्या होता है कि आपका टीम फॉर्म हो रही है, जिसमें आपके नए रिसोर्स आ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैं अगर यहाँ पर डिवाइस को मैं अगर डिवाइड करूं पार्ट्स में, सबसे पहले है टीम मीटिंग, इंट्रोडक्शन, शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, शेयरिंग देयर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट एसओडब्ल्यू। ये सब चीजें इस फेज में चल रही होती हैं। तो हमारा जब ये जो फेज होता है फॉर्मिंग फेज, जब भी हम फॉर्मिंग फेज की बात करते हैं तो फॉर्मिंग फेज इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द स्टेज जहां पर हमारा फर्स्ट टाइम हम टीम को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं और एक दूसरे से टीम में मिलती है टीम एक दूसरे से। यहाँ पर वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने क्वालिफिकेशन, अपने प्रोजेक्ट्स, ये सब चीजें हम शेयर करते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत क्रूशियल रोल होता है, क्योंकि वही पूरी टीम को इंट्रोड्यूस करवाता है या एसओडब्ल्यू बताता है या प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर सबको उनके उनके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट सबको डिस्क्राइब करता है और उसी हिसाब से टीम फर्दर अपना काम करती है। अगर किसी को कोई ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग अरेंज करवाते हैं, कोई किसी चीज के बारे में रिक्वायरमेंट है तो ट्राई करते हैं अरेंज करने की। तो ये सब काम हमारी टीम फॉर्मिंग फेज में होता है। अब अगर बात करता हूं मैं स्टॉर्मिंग फेज की, देखिए ये एक अगर मैं बात करता हूं स्टॉर्मिंग फेज, ठीक है। देखिए स्टॉर्मिंग फेज एक ऐसा फेज है जहां जो हर टीम में होता है, ठीक है, वो हर टीम में आता है। मैं अगर इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे, मतलब एग्जांपल दूं, लाइक एक टीम आपने बना ली, तो टीम आप बना लेते हो तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बांट दी, सबको पता लग गया कि भाई ये प्रोजेक्ट में मेरा क्या काम है, सब सब नए हैं प्रोजेक्ट में और सबको पता है कि मेरा ये क्या काम है। बट कई एक्टिविटीज ऐसी होती है जहां पर सुपर दैट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो सुपर दैट मेरे टीम में 20 लोग हैं, इन 20 लोगों के अपने अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब इसी प्रोजेक्ट के अंदर और भी ऐसी एक्टिविटीज होंगी जहां पर मैं 20 के 20 लोगों को नहीं ऐड कर सकता या इन्वॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सबकी जरूरत नहीं है उसमें। अगर कोई मीटिंग है, मैं मीटिंग में सबको इनवाइट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे क्लाइंट मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं सबको लेके नहीं जा रहा हूँ, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग है, मैं सबको लेके नहीं जा रहा हूँ, इसमें से हो सकता है मुझे 5 लोग या 1 लोग या 2 लोग मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं उन्हीं को लेके जा रहा हूँ। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि जो टीम है उनके अंदर एक एक मतलब एक ऐसा क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस पैदा हो जाता है कि ये मुझे क्यों नहीं बताया गया, या मुझे, मैं मीटिंग में इन्वॉल्व क्यों नहीं था, मेरे को इनवाइट क्यों नहीं आया। क्योंकि उसमें टीम में जितने भी लोग हैं सब नए हैं और सब प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। अब उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर भी नोटिस कर रहा होता है कौन अच्छा है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन जल्दी बेटर ग्रैप्स कर रहा है चीजों को या डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कोई 20 के 20, तो देखिए 100% नहीं दे सकते, बट हो सकता है उसमें से 5 ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, अच्छे बैकग्राउंड से उन्होंने प्रोजेक्ट किया होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर भी उन पे थोड़ा डिपेंड होना शुरू हो जाता है। और जब प्रोजेक्ट मैनेजर पे डिपेंड होना शुरू हो जाता है तो चीजों में इन्वॉल्व करना शुरू हो जाता है, बाकी लोगों से इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। इन 5 से इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है, बाकी से थोड़ा इंटरेक्शन कम होता है। अब जो बाकी लोग हैं उनको लगता है कि हमसे तो कोई पूछ नहीं रहा है कुछ, हमें तो कहीं पे कुछ इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, हम तो किसी में मीटिंग में जाते ही नहीं है, हमें तो कुछ बताया नहीं जाता, आपके लिए तो वही सब कुछ है, आप तो उन्हीं से पूछते हो, मुझे तो आपने संडे सैटरडे बुला लिया, वो तो आता नहीं है, या वो तो WFH करता है, हम तो ऑफिस आते हैं। तो इस तरह की जो चीज है वो पैदा होने लग जाती है। तो ये जो चीज होती है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो होता है स्टार्टिंग के फेज में। आपने टीम में आपने किसी को कोई टास्क दिया, उसने ढंग से उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, आपने थोड़ा सा उसको डांट दिया, उसको लगेगा कि आप तो मेरे से पार्शलिटी कर रहे हो, आपको मेरे को टारगेट टारगेट कर रहे हो, बाकी टीम को तो नहीं बोलते हो, मेरे को बोलते हो।
तो ये सब जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा मतलब इश्यूज क्रिएट करती हैं। तो ये स्टॉर्मिंग फेज होता है जहां टीम आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं, लड़ना शुरू कर देती हैं, एक दूसरे के ही अगेंस्ट आपस में थोड़ा सा शिकायत करनी शुरू कर देती है। तो इसके बाद हमारा जो फेस आता है, तो ये वो स्टॉर्मिंग फेस होता है जिसमें टीम को बड़ी केयरफुली हैंडल करना होता है, सभी को ही उसकी इंपॉर्टेंस शो करनी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर को। उसके बाद हमारा जो फॉर्म आती है वो होती है नॉर्मिंग। ठीक है, नॉर्मिंग फॉर्म में क्या होता है, अब टीम क्या है कि थोड़ी पुरानी हो गई होती है इस फॉर्म तक, 2 महीने 3 महीने पुरानी हो गई होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर सभी को धीरे धीरे उनको उनके काम में इन्वॉल्व करने लग जाते हैं, अच्छा काम किया है तो अप्रिशिएट भी करने लग जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करने लग जाते हैं। अब उनको लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, टीम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने लग जाती है। ठीक है, यहाँ पर टीम को लगता है कि ये सब चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं, बट क्या नाम है, ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। तो नॉर्मिंग फेज में क्या होता है कि जब टीम थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो एक दूसरे पे डिपेंड भी होने लग जाती है, इंडिविजुअल गोल्स पे काम करने लग जाती है, ज्वाइंटली काम करती है। कई बार उन एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे टीम की स्ट्रेंथ पता लग जाती है। तो जब आपको लगता है कि यार मुझे ये काम करना है, लेकिन उसके लिए वो अच्छा है, वो एक्सेल में अच्छा है, वो पीपीटी में अच्छा है, वो सॉफ्टवेयर में अच्छा है, वो लैंग्वेज अच्छी जानता है, तो एक दूसरे पे डिपेंड होने लग जाते हैं। किसी को छुट्टी चाहिए तो वो कहता है मेरी शिफ्ट में आ जा, या मेरा ये काम कर ले, तो एक दूसरे की बॉन्डिंग बनने लग जाती है यहाँ पर। तो अब जो ये नॉर्मिंग का मतलब होता है, थिंग्स नॉर्मलाइज हो रही हैं अब, एक दूसरे, अब प्रोजेक्ट मैनेजर को उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। अब सब अच्छा, अब सब अच्छे से एक दूसरे को काम कर रहे हैं, उसमें ज्यादा स्ट्रगल नहीं रहे, अब ज्यादा स्ट्रगल नहीं बचा है। तो यहाँ पर तो ये फेज होता है मेरा नॉर्मिंग का, जहां पर टीम मेरी नॉर्मलाइज हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होने लग जाते हैं, एक दूसरे की नॉलेज को यूज करने लग जाते हैं। तो ये चीज होती है मेरी नॉर्मिंग। नॉर्मिंग के बाद अगर एक फेस आता है वो है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग क्या होती है, अब टीम इतनी पुरानी हो चुकी होती है कि वो क्लाइंट से भी इंटरेक्शन करने लग जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजर इंटरेक्शन करने लग जाती है, आपस में इंटरेक्शन करने लग जाती है, टीम के बारे में भी उनको पता पता लगने लग जाता है। तो अब वो क्या करता है कि परफॉर्मेंस देनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस पे प्रेशर भी होता है, अगर टीम में हो तो आपको परफॉर्म भी करना ही पड़ेगा। तो जब ये परफॉर्मिंग शुरू होती है तो टीम के ऊपर प्रेशर भी होता है प्रोजेक्ट को डिलीवर करने का। तो यहाँ पर टीम परफॉर्म करना शुरू कर देती है। ठीक है, यहाँ पर टीम परफॉर्म करना शुरू कर देती है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो काइंड ऑफ थिंक कि ये टीम की जो फंक्शनिंग है वो वेरी हाई लेवल पे होती है। सब लोग अपने फोकस पे, गोल्स पे फोकस करते हैं, एज ए ग्रुप काम करते हैं, एज ए टीम काम करने लग जाते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सब शॉर्ट आउट हो चुके होते हैं, एक दूसरे, यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर का अब ज्यादा रोल रहता नहीं है, क्योंकि टीम के ऊपर सब डिपेंडेंट हो जाते हैं, टीम को पता है मुझे क्या करना है। एंड जो फाइनल अब परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली जो मेरा प्रोजेक्ट है वो टाइमली, मेरी डिलीवरी भी टाइम से हो सकती है, मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट जो है वो टाइमली कर सकता हूँ। और जो फाइनली मेरा जो फेस है वो है एडजस्टिंग। एडजस्टिंग मीन्स कि अब मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब मुझे उस टीम की जरूरत नहीं है, तो मैं टीम को मतलब डिस्पर्स कर देता हूँ, सबको अपने अपने प्रोजेक्ट में दूसरे प्रोजेक्ट अलाइन करने होते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट ढूंढने लग जाती है टीम। एक दूसरे से हो सकता है कई प्रोजेक्ट में 2 लोग एक साथ चले जाते हैं, कई अलग अलग प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब ये एक दूसरे से बिछड़ने लग जाते हैं काइंड ऑफ, सब अपने अपनी टीम, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब उस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट नहीं है, अब उनको दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो ये होता है मेरा एडजस्टिंग फेज। तो ये 5 फेज है जिसपे मेरी टीम को फॉर्मिंग से लेके और एडजस्टिंग तक पे पूरा साइकिल होती है, और यही साइकिल फिर रिपीट होती रहती है। अगर मेरा एक प्रोजेक्ट आया उसमें मेरा फॉर्मिंग हुई, फिर यहाँ पर मेरी स्टॉर्मिंग हुई, फिर यहाँ पर मेरी नॉर्मलाइजेशन हुई, फिर यहाँ पर मेरी परफॉर्मिंग हुई, फिर यहाँ पर मेरी एडजस्टिंग हुई, उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट में गए, यहाँ पर फिर से फॉर्मिंग हुई, ये प्रोसेस है, साइकिल चलता रहता है ये।
कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। अब क्योंकि प्रोजेक्ट है, इसमें टीम है, तो अब टीम अगर बड़ी है छोटी है जो भी है, अगर 3 लोगों की टीम है उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं है कि टीम आपस में कुछ बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ कर रही है या ऐसे कुछ है। कॉन्फ्लिक्ट कई तरीके से हो सकते हैं। मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। टीम के अंदर एक दूसरे के टीम मेंबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्लाइंट और टीम के प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर कस्टमर ने कुछ रिक्वायरमेंट मांगी और प्रोजेक्ट मैनेजर ने मना कर दिया कि या कुछ ऐसा डिलीवर नहीं कर पाया, क्लाइंट एस्केलेट कर देता है, तो हायर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व होने ले जाता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। क्लाइंट बोल देता है आई डोंट वांट दिस प्रोजेक्ट मैनेजर। तो अब क्लाइंट ने अगर ऐसा बोल दिया, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रही चीजें। प्रोजेक्ट क्लाइंट कुछ मांग रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ और डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस केस में कई बार हमें प्रोजेक्ट मैनेजर को रिप्लेस भी करना पड़ जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है कि टीम के बीच में ही होता है, कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, कहां है, एंड हाउ टू रिजॉल्व दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे हमें ध्यान देने वाली बात होती है। तो अब मैं अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करूं, तो यहां पर अगर मैं इसकी बात करता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, तो हम यहां पर आते हैं। मैं यहां पर नीचे उसको पेस्ट कर देता हूं यहां पर, और यहां पे रहने देते हैं इसको। ठीक है। अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट की बात करता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, ठीक है, अगर मैं एज ए मतलब डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर हम मोटा मोटा समझें कि कॉन्फ्लिक्ट होती क्या है, तो कॉन्फ्लिक्ट एक मतलब नेचुरल प्रोसेस। इट्स ए नेचुरल एंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट ऑल टीम मेंबर हैव सेम माइंडसेट। ठीक। किसी भी, अगर 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, सबका माइंडसेट, सबकी अंडरस्टैंडिंग, सबकी सोच और सबकी बॉन्डिंग एक जैसी नहीं होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी ये इजी नहीं होता है कि सबको एक जैसा फीडबैक दे, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, या रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन एक जैसी करे, अप्रेजल एक जैसा हो। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, और कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। ये नेचुरल है। ये चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, ऑपरेशन मैनेजर हो, टीम हो, कुछ भी हो, ये चीजें होती हैं। किसी को नाइट में बोल दिया, किसी को संडे सैटरडे बुला लिया, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो ये सब चीजें रहती हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट, मैं ये मानता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेचुरल है। कॉन्फ्लिक्ट हमारे घर में भी होता है, एक दूसरे में जो घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इसको हिंदी में बोले तो विचारों का मतभेद। ये कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कई बार हमारे जो घर के बड़े होते हैं उनके पास जाना पड़ता है हमें टीम चीजों को रिजोल्व करवाने के लिए। कई बार हम आपस में ही बातचीत करके रिजोल्व कर लेते हैं। बट सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कॉन्फ्लिक्ट में है वो ये है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट को जितनी जल्दी हो जाए उतनी ज्यादा समझनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, उसको रिजोल्व कर देनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये आगे चल के आपके प्रोजेक्ट को हैम्पर करता है, प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर सकता है, आपके टाइमलाइंस को, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग को, प्रोजेक्ट की डिलीवरी को, परफॉर्मेंस को, सब इम्पैक्ट करता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि जितनी जल्दी हो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करे। अब इसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के जो हैंडल करने के कुछ प्रोसेस हैं, कुछ वेज है, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्रोमाइज, फोर्सिंग, स्मूथिंग, विड्रॉल। तो ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा प्रोसेस हमें फॉलो करना है। रीजन क्या हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के? लाइक लैक ऑफ सोर्सेज, आपके पास अच्छे सोर्स नहीं है, डेडलाइन प्रेशर हो सकता है, पर्सनल वर्क स्टाइल हो सकता है, कोई सुबह नहीं काम कर जाता, कोई नाइट भी नहीं आना चाहता, किसी को संडे संडे नहीं आना है, कोई किसी को बार बार ब्रेक चाहिए, वो सब चीजें होती हैं। सैलरी डिसएग्रीमेंट कि सर मेरा तो, उसकी सैलरी तो इतनी ज्यादा है, वो तो कुछ नहीं करता, मैं तो बहुत कम पे हूँ, उससे डबल काम कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी क्लैशेज हो सकते हैं, किसी का एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकता है, किसी की ओपिनियंस में डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये सब कॉन्फ्लिक्ट के रीजन है।
कॉन्फ्लिक्ट पैदा कैसे होता है? जैसे सपोज दैट आजकल आपने देखा होगा कोविड के बाद सभी कोई लाइक वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, किसी को ऑफिस आना होता है। अब टीम मैनेजर ने किसी को बोला है कि भाई तुम ऑफिस आना है, हमें महीना हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन ऑफिस आना है, बट टीम बोल रही है मुझे WFH करना है। किसी को प्रोजेक्ट मैनेजर ने 2 दिन का WFH दे दिया, एक ने मांगा उसको मना कर दिया। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, सर आपने उसको WFH दिया, मेरे को नहीं दिया। ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप यू कैनॉट कंट्रोल, ये नेचुरल है, होंगी होंगी। कौन रिसोर्स किस बात पे नाराज हो जाए, किस बात से उसकी ईगो हर्ट हो जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज। बस ये हो सकता है कि जब भी हमें उसके बारे में पता लगे, जितनी जल्दी हो जाए हमें उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी मैं इसको एक आपको इस तरह समझाता हूं कि ये मैं अगर इसको रिप्लेस करता हूं इस चीज से तो शायद ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे आप। देखिए सबसे बड़ी बात जो होती है ना कि जब हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, तो हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेटिंग या कन्फ्रंटेशन। इसमें हम ये बोलते हैं कि इनेबल यू टू अचीव ए विन विन सॉल्यूशन। विन विन सॉल्यूशन मतलब ये है कि हमने सॉरी प्रोजेक्ट को हमने इश्यूज को समझा है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे आप एज ए आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, ठीक है, आपके पास दो रिसोर्स आए, रिसोर्स ए रिसोर्स बी। रिसोर्स ए ने बोला कि सर रिसोर्स बी मेरी बात नहीं मानता। मैं उसको बोलता हूँ कि ये मैं ये कर रहा हूँ, तो उसके बाद ये करना, या सुबह दैट एक डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, तो उनको बोला कि प्लीज ये आप ये वाला फेस तब तक शुरू मत करने तक मैं ये कंप्लीट ना करूँ, बट वो नहीं मान रहा है, या वो उसका मिसबिहेव कर रहा है, या वो उसने आज उसकी इसकी क्रिटिकल मीटिंग थी उसने ज्वाइन ही नहीं की, या आज टेस्टिंग थी और टेस्टिंग में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, कुछ डॉक्यूमेंट बनाना था डॉक्यूमेंट बनाया नहीं। एक दूसरे की मतलब कुछ इश्यूज हैं आपस में दूसरे के। तो सबसे बेटर बेटर जो जो सोल्यूशन है वो है कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या चाहिए, एक टेबल पे बुलाए, यहाँ पर उसको बैठाए, यहाँ पर उसको बैठाए, यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर बैठे, रिसोर्स ए है, ये रिसोर्स बी है, या प्रोजेक्ट मैनेजर है, आपस में बात करें, एक दूसरे की बात सुने और एक कंक्लूजन पे पहुंचे। दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये जो प्रॉब्लम, इसमें विन विन सोल्यूशन क्या है कि इसमें इसकी भी बात सुनी गई है, इसकी भी बात सुनी गई है, प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई है। हो सकता है कि ये बंदा सही बोल रहा हो, ये बंदा सही बोल रहा हो, कुछ इसकी गलती हो, कुछ इसकी गलती हो, प्रोजेक्ट मैनेजर के न्यूट्रल होके इसको इसकी बात बतानी चाहिए, इसको इसको कमियां या अच्छे बता के चीजों को सॉल्व करके एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज बात प्रॉब्लम को रिजोल्व कर देनी चाहिए। तो बेटर वाला जो सोल्यूशन है मैं इसी को ही प्रेफर करता हूं कई बार। तो बोथ द पार्टी के साथ बैठे, उनके साथ बात करें और एग्री होके एक सोल्यूशन पे लेके आए। दूसरा एक और मेथड है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज लूज लूज सॉल्यूशन। क्यों लूज लूज बोलते हैं इसको? देखिए कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होगा कि आप किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, क्लाइंट ने आपको फोन किया कि मुझ में ये एक ऐसा टास्क है जो हमें इसको डेवलप करना है। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन दिया गया है जो हमें एक क्या बोलते हैं, हमें कुछ चीजें हमें डिलीवर करनी है। ठीक है, क्लाइंट ने आपको एक काम दिया है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसको आप जो ये चीजें हैं इसको हमें इंटीग्रेशन है, सपोज दैट इंटीग्रेशन है, इसके डॉक्यूमेंट बना के आप हमें बताओ, आप मुझे ईओडी तक दो, या टुमारो ईओडी तक दो, आपको 2 दिन का टाइम है आपके पास। आप टीम मेंबर के पास गए, आपने बोला भाई मुझे क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आई है, बहुत अर्जेंट है, और आप मुझे कल शाम तक मुझे ये आप दो। टीम मैनेजर कह रहे हैं कि सर इसको बनाने में तो मुझे 5 दिन लगेंगे, अब मैं कैसे आपको कल तक दे दूं? अब आप बोल रहे हो कि 5 दिन नहीं है मेरे पास, क्योंकि क्लाइंट का प्रेशर है मेरे पास, क्लाइंट को मैं कमिट कर चुका हूं, क्लाइंट को मैनेजमेंट ने कमिट कर दिया है, हमें ये करके देना है। अब यहाँ पर क्योंकि जो डेवलपर है वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें इतना टाइम लगेगा, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उस पर क्लाइंट का प्रेशर है, वो अपनी जगह सही है। अब ये एज ए रिसोर्स दिन रात तो काम नहीं कर सकता, रेस्ट सभी को चाहिए, हो सकता है ये
ये क्या बोलेगी, ठीक है सर आप मुझे एक और रिसोर्स दे दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ 3 दिन में कंप्लीट करने की। मैं 5 दिन नहीं कर सकता, आप मुझे एक रिसोर्स दे दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ 3 दिन में मेरे पास मैं इसको रिजोल्व कर दूं या कंप्लीट कर दूं। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्लाइंट को हमने 2 दिन का टाइम मांगा था, क्लाइंट ने हमें 2 दिन का टाइम दिया था, रिसोर्स 5 दिन का टाइम मांग रहा है, एग्रीमेंट 3 दिन पे हुआ। तो ना ही तो इसको इसका जो डिजायर रिजल्ट मिला, ना ही इसके प्रोजेक्ट डेवलपर को उतना टाइम मिला। बट कहीं पे हम एक कॉम्प्रोमाइज हो गया कि 3 दिन में हम करके देंगे, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर को भी थोड़ा सा क्लाइंट को हैंडल करना पड़ेगा और डेवलपर को भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के काम को खत्म करना पड़ेगा। ये दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज टाइप ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मैं डेवलपर मना कर रहा है, मैं नहीं कर सकता, मैं करूंगा ही नहीं। यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर अपन उसको उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्गुमेंट मोड में जा रही है चीजें, बट कहीं ना कहीं फाइनली हम इस पे मतलब एग्री हो जाते हैं कि ठीक है आप 5 दिन मत को, 3 दिन में, मुझे 3 दिन से ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता। तो इस तरह की चीजें, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल। ठीक है, उसके बाद आती है फोर्सिंग। देखिए फोर्सिंग जो होती है ना, वो सबसे, मैं कभी प्रेफर नहीं करता फोर्सिंग को। मतलब फोर्स का मतलब होता है कि हम जबरदस्ती किसी से कुछ काम करवा रहे हैं, फोर्स करके काम करवा रहे हैं, और दैट इज नॉट द राइट वे। बट समटाइम सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें टीम को फोर्स करना पड़ता है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे सपोज दैट एक अचानक आपको पता लगा कि परसों क्लाइंट विजिट है या क्लाइंट की ऑडिट है। ठीक है, आपने पूरी टीम को बोला, जो टीम आपकी WFH कर रही है, अभी आपने टीम को बोला कि भाई परसों, आज 1 तारीख है और 3 तारीख को हमारा क्लाइंट की विजिट है, आप सबको ऑफिस आना है। अब कुछ रिसोर्स ऐसे होंगे जो आउट ऑफ सिटी रह रहे होंगे, जैसे यहाँ पर ऑफिस आपका सुबह दिल्ली में है, कोई कोई आपका बॉम्बे रह रहा होगा, कोई कोलकाता होगा, कोई लखनऊ में होगा, इनको ट्रेवल भी करना है, इनकी टिकट्स भी नहीं है। बट आपने फोर्स किया है कि आना ही आना है, और हमें, और उनके पास आने के साथ साथ प्रेशर भी, और भी प्रेशर है कि हमें PPT भी प्रिपेयर करनी है क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो ये, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और ना ही इसमें आप एग्रीमेंट होता है, ये तो फोर्स है। आपको आना है तो आना है, आपको आना ही पड़ेगा। ये एक टाइप की फोर्सिंग है। अब क्लाइंट टीम कितना भी आपको आर्गुमेंट करे, कितने भी आपको कॉन्फ्लिक्ट करे कि मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकती, ये है वो है, आप सुनोगे ही नहीं। आपको बोलेंगे मुझे जो बोला गया है आपको बुलाने के लिए, और टीम को आपको आना ही आना है। जो ऐसी कोई चीज जो आपको टाइट शेड्यूल के अंदर करवानी है, उसमें किसी की कोई चॉइस नहीं चलेगी। होना है जो काम, तो होना है वो, किसी भी हालत में होना है, एनी कॉस्ट हमें वो कंप्लीट करके देना है। दैट इज कॉल्ड फोर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट होता है हैंडल करना। उसके बाद आता है आपका स्मूथिंग। ठीक, स्मूथिंग का मतलब हो गया कि आपके क्लाइंट के साथ कोई कॉल हो रही है, वहां पे कुछ छोटे मोटे आर्गुमेंट थे, तो ये सबसे अच्छी रहती है, मतलब सुनने में या पढ़ने में आपको अच्छा समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या होता है कि, मतलब ये टेक्निक इज नोन एज एकोमोडेटिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक एज वेल। इसमें जो, मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट टेक्निक है, जिसमें वन पार्टी इज एकोमोडेट टू अदर पार्टीज, लाइक क्लाइंट, PM एंड टीम, ऑल आर एकोमोडेट टू ईच अदर। इसमें इतना मेजर इशू नहीं है। तो स्मूथिंग के बाद जो दूसरी टेक्निक आती है, दैट इज कॉल्ड विथड्रॉल। ठीक है, विथड्रॉल कैसी है, टीम बैठी हुई है कैंटीन में, और एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रही है जो नॉन प्रोडक्टिव है, सुपर दैट पॉलिटिक्स, सुपर दैट कहीं पे टीम कैटलिस्ट करना है, घूमने जाना है, उसकी प्लेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्रिकेट मैच पे। ये एक ऐसी डिस्कशन है जिसपे सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। किसी ने बोला कि अरे हम उस प्लेस पे चलते हैं घूमने, कोई कहा नहीं नहीं वो तो बहुत दूर है, इन्होंने कह दिया कि चलो यहाँ चलते हैं, नहीं नहीं बहुत महंगा है। कोई पॉलिटिक्स से बोल रहा है कि वो पार्टी अच्छी है, कोई बोलता है नहीं नहीं उस पार्टी में तो क्या है, वो उसका ऐसे है। ये एक ऐसी आर्ग्यूमेंट है कि एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट है जो ओपिनियंस की कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें प्रोजेक्ट का कोई लेन देना नहीं है।
और आपको पता है कि इससे मेरे प्रोजेक्ट में कोई इम्पैक्ट भी नहीं है। ठीक है, आपने एक रोस्टर बनाया है, रोस्टर में आपको आपको टीम आपस में बोल रही है कि नहीं नहीं मेरे को संडे संडे लगा दे, मेरी मंडे नहीं आऊंगा मैं। ये एक ऐसी है जो एक ऐसा आर्गुमेंट हो रहा है जिसपे बहुत ज्यादा कुछ मारा मारी नहीं है। इसमें सबसे बेटर कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के मेथड क्या है? विड्रॉल कर जाओ, डोंट से एनीथिंग, क्विट। अननेसेसरी के कॉन्फ्लिक्ट में, अननेसेसरी के आर्गुमेंट में घुसने की जरूरत ही नहीं है। घर में आपको लग रहा है कि कुछ दो लोग ऐसी बातें बात कर रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं है, डोंट इन्वॉल्व इन दैट। उनकी अपनी ईगो है, अपनी ईगो ईगो के ऊपर लेके कोई आदमी बात कर रहा है, इसलिए पर्सनल चीजें हो रही हैं, नॉन प्रोडक्टिव है, इसका कोई लेन देन नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं है, लीव इट। ये आपकी जो जो अप्रोच है, दैट इज कॉल्ड विड्रॉल अप्रोच। ये काफी बार ये काम कर जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि दो लोग आपस, जैसे टीम में दो लोग आपस में आर्गुमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ बोल ही नहीं रहा है, या घर में आपके बच्चे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हो कुछ भी, क्योंकि आपको लगता है कि यार यहाँ पे बोलने का मतलब नहीं है। बच्चे आज है, आप भी लड़ाई कर रहे हैं, थोड़ी देर में खेलने लग जाएंगे। जैसे आप आजकल थोड़ा सा सोसाइटी कल्चर हो गया है। पहले जो गांव मोहल्ला कल्चर था, उसमें क्या होता था, बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, एक बच्चे ने दूसरे को मार दिया, उधर वो उसकी मदर आ गई, उधर उसकी मम्मी आ गई, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लोग कहते थे अरे कहाँ बच्चों की बातों में लड़ रहे हो आप, आज लड़ रहे हैं, कल ठीक, कल एक साथ हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड विड्रॉल, कि आपको नहीं घुसना उसमें। बच्चों की लड़ाई है, इट्स ओके, लीव इट। इस टाइप की एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसको हम स्टाइल्स हैं जिसको हम यूज करके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इसको हमें थोड़ा सा बचना चाहिए इन सब चीजों से, और कोशिश करनी चाहिए कि चीजें ना आए उधर, वहां तक ना पहुंचे जो मेजर इश्यूज हो जाए। बड़ी टैक्टफुली हमें चीजें हैंडल करनी चाहिए, ताकि चीजों को जल्दी से जल्द हम रिजॉल्व कर पाए। इससे पहले की चीजें गलत मोड में घुस जाए, हमें उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ साइन है जिसके बेस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टीम में क्या कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है, या इफेक्टिवली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए, अगर आपकी टीम इफेक्टिवली काम कर रही है और उसमें अगर थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी है, लीव इट, विद्रॉल, डोंट इंटरफेयर, डोंट इन्वॉल्व। अगर आपकी टीम परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है और आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, दैट इज इशू। इसका मतलब है कि किसी को कुछ पड़ी नहीं है, कौन क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कहां जा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। दैट इज वेरी क्रिटिकल, डेंजरस सिचुएशन, नॉट क्रिटिकल, डेंजरस सिचुएशन। यू हैव टू इन्वॉल्व, यू हैव टू इंटरफेयर। तो आप कैसे पता लगोगे कि तेरी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट है नहीं है? कुछ साइन है जो आपको पता लग जाएंगी। जैसे अगर आपकी टीम अच्छा काम कर रही है तो आपको कैसे पता लगेगा? टीम के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होगा। आप डेली हडल कॉल शेड्यूल कर सकते हो। डेली हडल कॉल में सारी टीम आपका 20 लोग हैं, 20 के 20 उस प्रोजेक्ट उस टीम में इन्वॉल्व है, उस मीटिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप सबको क्लियरली अपनी चीजें बता रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो भी टीम में हो रहा है, प्रोजेक्ट में हो रहा है, क्लाइंट के साथ हो रहा है, आप सबको बता रहे हो। आप सबको अप्रिशिएट भी कर रहे हो, टीम को, सबको काम की विजिबिलिटी है, किसी को छुपा नहीं है। दैट इज कॉल्ड क्लियर कम्युनिकेशन, और ये बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन गैप अगर हो गया तो उसको आप कभी फिल नहीं कर पाओगे फिर। उसके बाद जो आती है रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विद ऑल मेंबर पार्टिसिपेशन। जैसे क्या होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये नहीं है कि आप रोज किसी को बैठ के समझा रहे हो, डांट रहे हो, एचआर के सामने बैठा दिया, नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि कई बार काम करते करते टीम फ्रस्ट्रेट हो जाती है, या बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। उन्हें लगता है कि सारा काम मेरे को दे दिया, या कब तक चलेगा, या नई नई चीजें आती जाती है। कई बार हमें उनके साथ बैठ के एक उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है कि नहीं, हमें प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है, इस प्रोजेक्ट में क्या रखा है, इस प्रोजेक्ट में क्या वैल्यूज है, क्या आपको इसमें मिलेगा, आप कितनी इंपॉर्टेंस है। ये सब चीजें हमें टीम को बतानी पड़ती है, और ये बहुत जरूरी है कि आप टीम को मोटिवेट रखो। बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग टीम मेंबर, अगर उनके टीम मेंबर के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इसका मतलब कि टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग डन बाय ग्रुप, इसमें देखिए डन बाय ग्रुप, प्रोजेक्ट मैनेजर का कोई रोल नहीं है। कोई इशू आया, कोई P1 आया, किसी ने कुछ बोल दिया, टीम आपस में डिस्कस करके रिजोल्व करके आपको
उसको रिजॉल्व दे दिया, मेल पे रिप्लाई कर दिया, इशू रिजॉल्व हो गया, आप तक बात ही नहीं आई। दैट इज कॉल्ड आपका टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट, टीम की तरफ से कमिटमेंट है कि हमें ये प्रोजेक्ट हम इस वीक तक आपको ये वाला फेस, ये वेव आपको इस वीक तक हम कंप्लीट करके दे देंगे। अब टीम कैसे कर रही है, आपस में कैसे लोड शेयरिंग कर रही है काम की, ये टीम के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी कमिटमेंट अगर वो फुलफिल कर पा रही है, इसका मतलब आप टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। कॉन्फ्लिक्ट कम है, होंगे बट उतने नहीं है कि प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करें। रेगुलर टीम मेंबर इफेक्टिवली जा रही है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे फीडबैक जा रहे हैं, टीम आपको रिस्पॉन्स कर रही है, फीडबैक भी दे रही है। टाइमली हैंड ऑफ द फ्रॉम टीम मेंबर्स टू अदर इंश्योर द प्रोजेक्ट कीप मूविंग इन राइट डायरेक्शन। मतलब एक दूसरे को आप बता रहे हो, अपना 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 अपनी अपडेट्स दे रहे हैं। पॉजिटिव सपोर्टिव वर्किंग रिलेशनशिप अमंग ऑल टीम मेंबर्स, जैसे हमने बताया कि टीम आपस में बात कर रही है, रिजॉल्व कर रही है, तो चीज आपकी अच्छी चीजें हैं। अब कई बार होता है कि चीजें आपको लगता है कि यार टीम तो बहुत काम कर रही है, पूरी टीम इन्वॉल्व है, बट प्रोजेक्ट वहां नहीं पहुंच रहा है जहां इसको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद होना चाहिए था। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है टीम के बीच में, या मैनेजर और टीम के बीच में, अमंग द टीम मेंबर के बीच में। तो आपको उसको समझना पड़ेगा, आपको टीम के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दैट इज यहीं पर ही आपकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जो पर्पज है यहाँ पर आता है। किसी को पता ही नहीं मुझे करना क्या है, क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं किसी के पास। आपको किसी को भी कुछ भी काम दे दिया, उसको आता है नहीं आता है आपको पता ही नहीं है। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप जानते नहीं हो कि कौन क्या करता है, किसकी क्या स्पेशलाइजेशन है, कैपेबिलिटीज क्या है। आपने किसी को कुछ भी काम दे दिया, वो कर ही नहीं पा रहा है, ना वो मना कर पा रहा है। तो ये चीजें बड़ी डेंजरस होती है, आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है। और अगर आपको किसी से कुछ करवाना भी है, तो कभी भी उस पर काम दे के साइड मत हो, उसके साथ बैठ जाओ फिर। देखिए, हम जब काम को डेलीगेट करते हैं, तो डेलीगेट करने का जो जो थंब रूल है, पहले खुद करो। अगर आप खुद उसको समझ जाते हो, खुद कर सकते हो, तब उसको डेलीगेट करोगे, यू हैव ए बेटर कंट्रोल ओवर दैट। आप अच्छी तरीके से समझा पाओगे, बता पाओगे, उसको जज कर पाओगे, टीम की हेल्प कर पाओगे। तो सारी चीजें टीम पे मत थोपो, सारी चीजें टीम पे मत छोड़ो, खुद करो। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आप खुद नहीं कर सकते हो, तो आप टीम को सजेस्ट भी नहीं कर पाओगे चीजें। टीम मेंबर थ्रो द टास्क टू अदर टीम मेंबर, लैक ऑफ कंसर्न, टाइम लाइन नॉट क्वालिटी। आपने किसी को बोला कि यार ये टीम, ये आपने जैसे सपोज दैट एक मीटिंग हुई क्लाइंट के साथ, आपने बोला टीम रिसोर्स ए से कि इसका M1 बना के क्लाइंट को भेज देना। उसने अपने जूनियर को बोल दिया M1 बना के भेज देना। जूनियर ने किसी और को बोल दिया यार वो बोल रहा था M1 बना के भेज दियो, MM किसी ने नहीं भेजा। और अगर भेजा भी, अगर आपने अपने अपने L3 को बोला कि M1 भेज दियो, L3 ने L2 को भेज दिया, L2 को पता ही नहीं M1 भेजते कैसे हैं, तो उसे 4 लाइन कुछ भी लिख के भेज दी। क्वालिटी वर्क नहीं है। पढ़ के कुछ, मीटिंग में बोला कुछ, एग्रीमेंट कुछ हुआ, लिख को छोड़ दिया। तो ये चीजें बड़ी खतरनाक है टीम में। टीम मेंबर साइलो में काम कर रहे हैं, चुपचाप काम कर रहे हैं, किसी को बता ही नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूं। उससे पूछो कि भाई एक काम करो, इसके साथ बता दो कि आप क्या कर रहे हो, कहेगा मुझे तो, मैं तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सब कुछ काम मेरे दिमाग में। मिलेंगे आपको टीम में ऐसे लोग मिलेंगे जो कभी अपनी चीजें शेयर नहीं करेंगे। उनको पूछो भैया तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा अपडेट दो। सर बताया तो था आपको उस दिन, करेंगे इतना, बताएंगे इतना सा। कई लोग ऐसे होंगे, करेंगे इतना, बताएंगे बहुत सारा। क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, एक दूसरे को बता ही नहीं रहे। क्यों? वो चाहते हैं कि कंट्रोल मेरे पास रहे, इससे उनकी कमांड बनी रहेगी, डिमांड बनी रहेगी। बट ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है। वो भी कब तक, जब तक वो चीज डिलीवर नहीं हो जाती, उसके बाद ऐसा बिहेव कभी मत रखो। हमेशा टीम में चीजें शेयर करके रखो, हैंडल करके रखो, चीजों को, टीम्स को इन्वॉल्व करके रखो। तो ये चीजें होती है, कोई किसी को कुछ बता ही नहीं रहा है, अपनी आप बात कर रहा है, कोई और कोई ऐसे नहीं, कोई शेयरिंग नहीं है इन्फॉर्मेशन की। टीम मेंबर ब्लेम्स ईच अदर, नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक P1 आया,
उसको P1 का हमारा एक SLA है, सुबह दैट 10 मिनट में उसको रिपोर्ट करना है। सब चाय पीने गए हुए थे, या किसी ने देखा ही नहीं, या देखा भी है, मैं क्यों खोलूं, मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों टिकट खोलूं, मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों मेल डालूं, वो क्यों नहीं कर सकता, मैं ही क्यों करूं। सर उसने उसको करना चाहिए था, पिछली बार भी मैंने ही किया था, हमेशा मैं ही करता हूं, वो कभी कुछ नहीं करता। इसका मतलब है कि टीम में बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पर ये टीम अभी भी आपके स्टॉर्मिंग फेज में है, नॉर्मिंग फेज में नहीं गई है। टीम मेंबर डू नॉट सपोर्ट अदर्स, ऑलरेडी कवर्ड हो गया। टीम मेंबर आर फ्रिक्वेंटली एब्सेंट कॉजिंग स्लीपेज टाइमलाइन। आपको पता ही नहीं है, आपके रोस्टर में आज आपको रोस्टर में 4 लोगों को बुलाना था, मॉर्निंग में 2 ही लोग आए, या आपको आप टीम मेंबर आपकी 20 लोगों की है, प्रेजेंट आपके 15 लोग हो रहे हैं, 5 लोग पता नहीं कहाँ हैं, ना वो छुट्टी अप्लाई कर रहे हैं, ना वो आपको बताते हैं, सडनली छुट्टी ले लेते हैं। सुबह आपको फोन किया, सर मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता। आपका आपने बहुत आज का आपने टारगेट रखा हुआ था कि उसके साथ बैठ के चीज खत्म करेंगे, आज छुट्टी ले ली उसने, कभी भी छुट्टी ले रहे हैं, कभी भी हाफ डे मार रहे हैं। क्लाइंट मीटिंग थी, आए नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ, अब कॉल कॉल कर रहे हो, रीचेबल नहीं हो रहा है। ऐसी टीम पे काम करने में जो इश्यूज है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है, इतने इश्यूज आएंगे ऐसी टीम के साथ काम करने में कि आप प्रोजेक्ट को कभी डिलीवर कर ही नहीं पाओगे। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है वो ये रहा है कि टीम के साथ हमेशा इन्वॉल्व रहे, टीम की रिक्वायरमेंट को समझे, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है उनको समझे, टीम में उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल काम को मैनेज करने में उनकी हेल्प करें। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको अपने काम से मतलब है, सुबह किसी का जेन्युइन केस है, उसने बोला कि सर मेरे घर में मेडिकल इशू, आपको नहीं नहीं ऑफिस आओ, आपको आना ही पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि सर मैं नहीं आ सकता, मैं हॉस्पिटल में हूं, नहीं नहीं 2 घंटे के लिए आ जाओ, फिर चले जाना। उससे क्या होगा, आपकी बॉन्डिंग खराब होगी आपकी और टीम के बीच में। वो आ तो जाएगा 2 घंटे, बट काम कुछ नहीं करेगा, उस दिन भी कुछ नहीं करेगा, अगले 2 दिन भी काम नहीं करेगा। और वही अगर आप बोल दो भाई कोई बात नहीं, टीम पहले फैमिली को ध्यान दे, आपके साथ वो 30 दिन काम कर रहा है, आपने एक दिन उसको फैमिली के लिए देने के लिए बोल दिया कि ठीक है तुम अपनी फैमिली को ध्यान दे, टेंशन मत ले, मैं हैंडल कर लूंगा। अगले दिन आप देखना वो डबल डबल प्रोटेक्शन करके देगा आपको। जिस दिन नहीं आया उस दिन का काम भी करेगा, और जिस दिन आया है उस दिन का काम भी करेगा, आपको डबल प्रोटेक्शन करके देगा आपको। और कभी आप इमरजेंसी में बुलाओगे, भागा भागा आएगा, क्योंकि उसको पता है कि आपने मेरी उस दिन हेल्प की थी। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, टीम के साथ समझो। डोंट बी ए मैनेजर, ऑलवेज बी ए लीडर। कॉन्फ्लिक्ट का जो सबसे बड़ा इशू है कि मैनेजर अपने आप को बॉस समझने लग जाता है। बॉस मत बनिए, लीडर बनिए। लीडर लीडर बनने का काम होता है आप सबसे आगे रहिए। इश्यूज पहले, अगर आपकी टीम में किसी से गलती हुई है, अगर आप क्लाइंट के सामने हो, क्लाइंट को फेस कर रहे हो, मैनेजमेंट को फेस कर रहे हो, आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप टीम मेंबर का नाम नहीं ले सकते कि सर उसने कर दिया, तो फिर आप क्या कर रहे थे, आपको पता ही नहीं आपका टीम मेंबर क्या कर रहा था, फिर आप क्या कर रहे थे। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीम प्रोजेक्ट में क्या डिले हुआ है, क्या इश्यूज हुए हैं। तो डोंट ब्लेम यूर टीम मेंबर, टेक ब्लेम ऑन योर सेल्फ। जो सबसे जो बैड फेस है वो आप होने चाहिए। टीम टीम कभी टीम को कभी भी फ्रंट फेसेस मत करो क्लाइंट के सामने या हायर मैनेजमेंट के सामने। तो फ्रेंड्स, आइए, मुझे लग रहा है शायद टीम ये वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, तो हम इसको यहीं पे रोकेंगे, और अगली वीडियो में इसके बारे में और भी आने वाले टॉपिक से बात करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपके टीम में कौन से फॉर्म में, आपके कौन से स्टेज में आपकी टीम चल रही है। अगर आपकी टीम में कॉन्फ्लिक्ट है तो आपके कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल आपने यूज किया है, और कौन कौन से इश्यूज आपने फेस किए हैं इनमें से जो हमने आज डिस्कस किए हैं, सभी के साथ होता है। तो प्लीज आप अपने व्यूज शेयर कीजिए, कमेंट्स के थ्रू मुझे आप भेजिए, और मेरी टीम मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, डिस्कस करेंगे एक नई चीज, नए टॉपिक, नई टेक्नोलॉजी, नया प्रोसेस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू, टेक केयर।